दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि टीटीके प्रेस्टीज आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, अगर मैं निवेश करता हूं टीटीके में तो क्या मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकता हूं कि कोई डेप बर्डन तो कंपनी नहीं है ये। दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर शेख जैद को। प्रोफेशन से डॉक्टर जैद डेंटिस्ट है। स्टॉक मार्केट में जैद भाई निवेश करते हैं और ये जैद भाई चाहते थे कि वो खुद अपने आप डिसीजन ले सके। उन्होंने स्टॉक मार्केट सीखा और दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमने पहले भी जैद भाई से काफी अच्छे प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, जैद भाई से जाने टीटीके प्रेस्टीज कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो लेट मी वेलकम डॉक्टर जैद फ्रॉम प्रयागराज। यस जैद भाई, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टीटीके प्रेस्टीज। और ये कंपनी हम कैसे जानते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये जिंगल याद रहता है कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मींस ये वो ब्रांड है जो हमारे बैक ऑफ द माइंड, अगर ये आप कहीं पे भी सुन लेना कि जो बीवी से करे प्यार, तो अपने आप ही निकलता है वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ये है वो ब्रांड। अगर हम टीटीके प्रेस्टीज के बारे में बात करें तो आज ये ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है और प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक कुकवेयर इन दोनों सेगमेंट की मार्केट लीडर। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के बारे में जाने तो ये किस सेक्टर को बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हाउस होल्ड अप्लायंसेस को। हाउस होल्ड अप्लायंस में फ्रेंड्स हर हाउस होल्ड, सारे हाउस होल्ड अप्लायंस आते हैं जिसमें माइक्रोवेव, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कुकिंग वेयर्स, ये सब आते हैं। और इस बड़े से सेक्टर का एक छोटा सा पार्ट है कुकवेयर इंडस्ट्री। और कुकवेयर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 2022 में हमें ये इसका ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का इंडियन सेल्स था। अगर इंडियन कुकवेयर इंडस्ट्री का ये जो सेल्स है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये 8 to 10% का ये इंडस्ट्री ग्रोथ करे। तो अगर 8 to 10% का इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इसमें हमें क्या अच्छी कंपनी मिल रही है, क्या टीटीके अच्छी कंपनी है, इसको जानते हैं हम आगे प्रेजेंटेशन से। राइट फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि इस सेक्टर को बूस्ट कौन करेगा, कुकवेयर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिमांड ड्यू टू डेमोग्राफी। फ्रेंड्स, हमारा जीडीपी ग्रोइंग है, पर कैपिटा इनकम ग्रोइंग है, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ग्रोइंग है। तो इन सब से क्या है, हमारा जो मिडिल क्लास है उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। जो लोअर क्लास है वो उठ के मिडिल क्लास में आ रहे हैं। तो मिडिल क्लास के जो ये जो सेक्टर है कुकवेयर का, यहाँ पे स्पेंडिंग काफी ज्यादा होता है। तो यहां से हमें इस सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा ड्यू टू हमारी डेमोग्राफी। इसी के साथ साथ पर्टिकुलरली इस सेक्टर में क्या लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। जैसे अभी आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिली का टाइम आ गया है, मींस बड़े बड़े घर नहीं, छोटे छोटे परिवार बहुत ढेर सारे हो गए। साथ के साथ सिर्फ फीमेल्स खाना नहीं बनाती, मेल्स भी आजकल खाना बनाने लग गए। तो उसमें क्या होता है कि यहां से हमें कुकवेयर इंडस्ट्री में एक अच्छा डिमांड देखने को मिलता है। साथ के साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे हेल्दी फूड है, इसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया। तो उससे क्या है, यहां से हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से एक डिमांड देखने को मिला। साथ के साथ स्पेस यूटिलाइजेशन, घर पहले जितने बड़े थे, किचन उतने बड़े नहीं रहे, तो हमें स्पेस एफिशिएंट इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। दैट इज व्हाई हमें मॉड्यूलर किचन वगैरह जैसी चीजें देखने को मिलती है आजकल। साथ के साथ टेक एडवांसमेंट मींस पहले के जमाने में हम इलेक्ट्रिक चिमनीज वगैरह कॉमनली नहीं देखते थे, आजकल कॉमनली हर घरों में इलेक्ट्रिक चिमनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। बहुत से ऐसे कुकवेयर्स हैं रेडी टू जल्दी काम बटाने वाले, वो सब एडवांसमेंट आ चुके हैं। मींस टेक एडवांसमेंट्स का हमें इस सेक्टर को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। साथ के साथ पहले जो हम एक रेगुलर कुकवेयर्स लेते थे, मींस नॉर्मल कुकर या वगैरह ले लेने से काम चल जाता था, अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स हम खरीदने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रोवेव वगैरह आजकल हर घर में कॉमन हो गया। साथ के साथ एक ई कॉमर्स बहुत बड़ा बूस्ट है इस सेक्टर को कि हर एक इंसान के हाथ में ये आ जाता है। मींस इजीली आप वहां से ऑनलाइन जाके इसका ऑर्डर कर देते हैं, आपके घर पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं जो मास मीडिया, जो एडवर्टाइजमेंट्स है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब जो यूज कर रहे हैं, वो हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो इस सब चीजों से भी हमको एक अच्छा बूस्ट मिलता है। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, मींस जो घर बना के दे रहे हैं, उनके अंदर स्पेसिफिकली होता है कि वेल फर्निश्ड किचन हम आपको देंगे, ये एक अच्छा सा उनका एक यूएसपी होता है। तो यहां सबसे क्या हमें एक डिमांड देखने को मिलती है इस सेक्टर में। और साथ के साथ एक जो इजी फाइनेंस हो गया, मींस आप स्टोर पे जाइए, आप अपना इक्विपमेंट उठाइए और बजाज फाइनेंस से अपना फाइनेंस करा लीजिए, है ना। किसी भी फाइनेंस कंपनी से इजीली फाइनेंस हो जाता है, इजी क्रेडिट मिल जाता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो इस पूरे सेक्टर को एक ग्रोथ देने वाली है। तो अगर हम लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें, मींस लिस्टेड कंपनीज किसकी? होम अप्लायंसेस की। राइट फ्रेंड्स, लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप है क्रॉम्पटन का।
फ्रेंड्स, बट क्रॉम्पटन, वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिक ये क्या काम करते हैं? क्रॉम्पटन जैसे कि आपका पंप वगैरह बनाता है, वर्लपूल वॉशिंग मशीन के लिए वगैरह के लिए फेमस है, बजाज इलेक्ट्रिकल प्रेस इक्विपमेंट्स के लिए ज्यादा फेमस है, और टीटीके क्या कुकवेयर्स के लिए फेमस है। तो इन सबको आपस में डायरेक्टली कंपेयर करना प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं होगा, राइट फ्रेंड्स? तो अगर हम यहां से आगे क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करें तो क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हम चेक करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी लिक्विडिटी, और इसकी डेप्थ पेइंग कैपेसिटी वगैरह, ठीक है? तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो मार्केट शेयर किसके पास है? रेवेन्यू में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वर्लपूल का, बट हमारे टीटीके के पास कितना है? 8.3% का मार्केट शेयर है रेवेन्यू में। अगर हम लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट टीटीके का कितना है? टोटल प्रॉफिट का 14%। मींस यहां से हमें देखने को मिलता है कि हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन जो टीटीके की है वो इंडस्ट्री से बेटर देखने को मिल रही है, राइट फ्रेंड्स? अगर हम इसी में देखें कि इसकी आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 61 टाइम्स है। मींस ये इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का 61 टाइम्स इसने अर्न किया। अगर हम इसकी डेप्ट टू इक्विटी देखें तो ऑलमोस्ट 2%। मींस ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि डेप्ट का इस पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। अगर हम इसके और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है, मींस इसके अपने टोटल इक्विटी का 18% इसने अर्न किया। अगर हम इसका रिटर्न ऑन एसेट देखें तो टोटल एसेट का 13% अर्न किया, मींस अपने सेक्टर का, इस लिस्टेड सेक्टर का सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन एसेट है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी के बारे में बात करें तो टीटीके का बेस्ट रिटर्न ऑफ पेड अप इक्विटी है, मींस जो इसकी प्रोमोटर्स के रुपए जिन्होंने शुरू किए थे उसका 22 टाइम्स इसने कमा के दिया। मींस यहां से हमें ये देखने को मिला कि ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और मार्केट शेयर में ये एक बड़ी कंपनी निकल के आती है इस पूरे सेक्टर में से। अगर हम टीटीके के बारे में स्पेसिफिकली बात करें कि टीटीके प्रेस्टीज 1995 में स्टार्ट हुई और 1959 में इसने प्रेस्टीज ग्रुप यूके का जो है उसके साथ कोलैबोरेशन करके कुकर्स वगैरह बनाना शुरू किया। एंड ये कंपनी 1988 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और आज के दिन में ये इंडिया की लीडर है किसमें? प्रेशर कुकर में और नॉन स्टिक कुकवेयर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी बन चुकी है। आज इस कंपनी के पास 1400 से ज्यादा एम्प्लॉय है, 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और 650 से ज्यादा स्टोर इसके पैन इंडिया में खुले हुए हैं और 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ये हमारे बीच में दे रही है। इसके पास 2 रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, यहां से हमें देखने को मिला कि ये कंपनी है तो बहुत अच्छी, बट इसका रिजल्ट कैसा रहा? अगर हम H1 रिजल्ट के बारे में बात करें तो सेल्स में 17% का ग्रोथ देखने को मिला, एक्सपेंस में 19% का ग्रोथ देखने को मिला। मींस सेल्स तो बढ़ के आए 17% से और एक्सपेंस बढ़ के आए 19% से। तो हमें क्या देखने को मिला? इसकी प्रॉफिट टूट के आए, मींस प्रॉफिट सिर्फ 4% से बढ़े और ये 19% का एक्सपेंस क्यों बढ़ गया? ड्यू टू इन्फ्लेशन, राइट? और ये सेल्स जो है 17% का क्यों आया? तो इसपे इनके प्रोमोटर्स ने साफ साफ बताया है कि ड्यू टू हाई बेस। मींस लास्ट ईयर H1 में क्या हुआ था? लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर में थे, तो ये कुकवेयर्स में बहुत ज्यादा डिमांड आ गया था, राइट फ्रेंड्स? बट अभी क्या हुआ? जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो ट्रैवल से रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट्स में स्पेंडिंग बढ़ गई मिडिल क्लास की। तो वहां से हमें देखा कि एक हाई बेस था और प्लस उतनी स्पेंडिंग आई नहीं, इस वजह से H1 में हमको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। बट ये 17% का डिमांडिंग अच्छा डिमांड है, राइट फ्रेंड्स? अगर इसके सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया से जो बिजनेस है उसमें 22% का ग्रोथ देखने को मिला और जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो -11% से घट के है। बट फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट बिजनेस का इसके टोटल रेवेन्यू में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, मात्र 3% का पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यू में एक और चीज देखें कि कुकवेयर अप्लायंसेस ये मेन इसका है और इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू जो आता है वो आता है अप्लायंसेस से। और यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात क्या है फ्रेंड्स कि जो प्री कोविड लेवल था उसको ये कंपनी क्रॉस कर चुकी है, राइट? भले उसके अप्लायंसेस सेक्टर में जहां पे वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ का था वो बढ़ के 671 करोड़ का फर्स्ट हाफ में आ चुका है, राइट फ्रेंड्स? तो यहां से हमें देखने को क्या मिला कि कोविड का जो वो धक्का था उसको ये कंपनी क्रॉस कर चुकी है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जो इसका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है वो है मटेरियल एक्सपेंस, राइट? और मटेरियल एक्सपेंस इस बार कितने परसेंट से बढ़ के आया? 26% से। मेटल में इन्फ्लेशन था, इन्होंने अपने कॉस्ट को जो पहले जो इन्होंने खरीद के रखे हुए थे एल्यूमिनियम वगैरह की कॉस्ट वो महंगे मटेरियल खरीदे हुए थे जिस वजह से इनके मटेरियल कॉस्ट बढ़ के आया। आने वाले समय में इन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सॉफ्ट हो रहा है, मींस अभी क्या है इन्फ्लेशन कम हो रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हम इसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को पाएंगे कि मटेरियल कॉस्ट कुछ घट के आई। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मेजर कॉस्ट है वो है मटेरियल का।
मटेरियल कॉस्ट कितने से बढ़ के आया है? H1 रिजल्ट में 26% से मटेरियल कॉस्ट बढ़ के आया है फ्रेंड्स। मींस इसका सेल्स बढ़ के आया 17% से, जो उसका सबसे बड़ा कॉस्ट है वो 26% से बढ़ के आया। इसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो एसएचपी में प्रमोटर्स के बाद में जो सबसे बड़ा स्टेक है, मींस प्रमोटर के 70% को हटा दें तो 30% में से ऑलमोस्ट 23% का स्टेक तो एसबीआई और म्यूचुअल फंड के पास ही है, और ये काफी लंबे समय से इन्होंने मेंटेन किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इसकी ग्रोथ स्टोरी। वहां पे बड़े इंस्टीट्यूशन, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसीलिए ऐसी कंपनी में होल्डिंग बना के रखते हैं, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में देखें, ग्रोथ स्टोरी को देखें, तो हिस्टोरिकली पिछले 17 सालों में इसने 17% के सीएजीआर से अपना रेवेन्यू तकरीबन 14 गुना कर लिया है। अगर हम 15 साल का सीएजीआर देखें तो 16% का, 10 ईयर्स का सीएजीआर देखें 9% का, और इस साल इसने 24% का सीएजीआर ग्रोथ दिया। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कंपनी आने वाले समय में 12% का सीएजीआर ग्रोथ तो हमें दे, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट पिछले 17 सालों में 29% के सीएजीआर से बढ़कर 75 टाइम्स हो गए, राइट फ्रेंड्स। और यही वो ग्रोथ स्टोरी है जिसकी वजह से हमारे बड़े इन्वेस्टर्स इसमें थे। और रिजर्व के बारे में बात करें तो 17 ईयर्स में रिजर्व 27% के सीएजीआर से बढ़ के 55 टाइम्स हो गए। तो ये जो रिजर्व बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, इसका इफेक्ट हमें कहां देखने को मिला फ्रेंड्स? इसका इफेक्ट देखने को मिला वेल्थ क्रिएशन में। 1995 में अगर हम स्प्लिट बोनस को एडजस्ट करते हैं तो एक शेयर की कीमत कितनी है फ्रेंड्स? 3.5 रुपीज। आज कितनी है? 853 रुपीज। और लास्ट इसने डिविडेंड कितना दिया था? 6 रुपीज का, राइट फ्रेंड्स। तो अगर हम 1 लाख रुपए 1995 में इस कंपनी में इन्वेस्ट करते और आज तक इन्वेस्ट किए हुए रहते तो इसकी वैल्यू कितनी होती? 2 करोड़ 43 लाख रुपए, 2 करोड़ 43 लाख रुपीस उस 1 लाख बन चुके होते। साथ के साथ इस साल हमें डिविडेंड कितना मिलता? 1,71,000, 1,71,000 का। मीन जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा को तो आपको डिविडेंड मिल गया। ये है वो वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए अभी क्या चल रहा है वो देखते हैं। मींस हिस्ट्री तो थी हिस्ट्री, करंट ट्रेंड में हम देखें तो 9 मंथ में 27% का ग्रोथ आया, ईयर में 24% का ग्रोथ आया, 57% का ग्रोथ आया मैं Q1 में, H1 में हमने देखा कि 17% का ग्रोथ आया। हम ये मान सकते हैं कि आने वाले इस ईयर एंड तक हम 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में 49% का 9 मंथ में ग्रोथ आया, ईयर एंड में 29% का ग्रोथ आया। एक लो बेस की वजह से Q1 में 74% का ग्रोथ देखने को मिला, और ड्यू टू इन्फ्लेशन हमने H1 में देखा सिर्फ 4% का ग्रोथ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल शायद ये कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट ना करे और -8% का हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मींस अपने प्रॉफिट से थोड़ा टूट के प्रॉफिट है, राइट फ्रेंड्स। अगर इसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं फ्यूचर की? शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ 15% का, लॉन्ग टर्म का स्टोरी अच्छी है, साफ है, तो लॉन्ग टर्म में हम 12% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म में -8% का हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में बिकॉज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रॉफिट में 12% का एक्सपेक्ट करते हैं। इस हिसाब से जो हमारा प्रोजेक्शन निकल के आता है तो 2022 में जो इसने 2700 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था, 2030 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 3100 करोड़ का तो रेवेन्यू करे, और यही कंपनी 2035 में तकरीबन 12,500 करोड़ का एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? अगर हम इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखें तो वहां पे इनके प्रमोटर्स ने बोला हुआ है कि आने वाले 2 से 3 साल में इनका एक्सपेक्टेशन है इनका रेवेन्यू तकरीबन 4,500 करोड़ का हो जाए। इस 4,500 में ऑलमोस्ट 3,500 इनका डोमेस्टिक से, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट से, और 1,500 करोड़ का बिजनेस ये एक्सपेक्ट करते हैं इनऑर्गेनिकली ग्रोथ करने से। फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा प्रोजेक्शन क्या जाता है? 305 करोड़ का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। इस साल हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं देखने वाले, मींस 282 करोड़ का प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन है। बट 2035 में हम इस कंपनी से तकरीबन 1220 करोड़ के प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो अगर हम इसके फेयर वैल्यू को देखें तो फेयर वैल्यू क्या निकल के आती है 2023 की? 710 रुपए की। ये अगर हमें फेयर वैल्यू पे देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ना शेयर बहुत ज्यादा महंगा है और ना ही बहुत ज्यादा सस्ता। तो अगर हम फेयर वैल्यू के आसपास इसको लेने को मिलता है तो हम इस फेयर वैल्यू पे कलेक्ट कर सकते हैं। बट इसी के फेयर वैल्यू 2035 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तकरीबन 3,073 करोड़, 3,073 करोड़ की। फ्रेंड्स, अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट क्या बताता है कि क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग सी स्टोरी है वेल्थ में क्रिएशन की, एंड देन अभी वापस से ये स्टॉक करेक्शन में है, प्रॉफिट टूट के आने की एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा शॉर्ट टर्म नियर बाइंग टारगेट क्या होना चाहिए? 764 का, और शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? तकरीबन 1294 का।
मीन्स हम इस स्टॉक को इस रेंज में घूमते हुए देख सकते हैं, और अगर हमको जितना 764 के आसपास खरीदने को मिले हम इसे अकोमुलेट करें, और इस तरह के स्टॉक को हमें मल्टी ईयर रैली के लिए अकोमुलेट करना चाहिए। अभी तो इंडिया ने कमाना शुरू किया है, तो क्यों ना हम इस तरह के स्टॉक में अपना होल्डिंग अभी से बना के रखें। इस स्टॉक का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना होना चाहिए, 2% का सफिशिएंट रहना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, फाइनली ये पूरा प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। प्लीज अपने खरीदने बेचने से पहले खुद का या तो रिसर्च करें या अपने एडवाइजर से सलाह लें। थैंक यू पीयूष सर, ओवर टू यू। जैद भाई, मैं भी घर पहुंच गया हूँ और अब तक प्रेशर कुकर की सीटियां बज रही थी, तो मैंने अनम्यूट करने से पहले पूछा वाइफ को, सीटी तो नहीं बजने वाली टीटी के प्रेस्टीज की? उसने बोला बज गई सब। क्योंकि प्रेस्टीज से प्यार है सर। सारे सवाल नहीं ना। देखो जैद भाई, जो आपने डेटा स्टडी बताया ये बहुत ही अच्छा था, और मैं कहूंगा हाईली मैच्योर था। जो आपने पीपीटी बनाया, ये भी अभी जैसे मैं इसको मोबाइल पे इसको व्यू ही कर रहा हूँ, एकदम हाई क्लियर लिखता है। मतलब जो कलर वलर आपने सिलेक्ट किए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को देखने में कोई परेशानी हुई हो। ऑल वाज वेरी वेल प्लान्ड, राइट? बहुत अच्छा डेटा। जो कंपनी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी, देखो अभी इसमें मेरे को बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, पर थोड़ी साइकोलॉजी पे मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी का ऐसा माहौल है कि डिमांड अच्छी है, अभी भी इंडिया का इंटरनल कंजप्शन अच्छा है। तो कंजप्शन अच्छा होने की वजह से आप सबकी कंपनी के बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट? लेकिन इन्फ्लेशन हमारे हाथ में नहीं था। इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ये सब हमें हैरान कर रहा है। और इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा कि आपकी ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट टूटे होंगे। एम आई राइट? सर राइट। अभी ये कंपनी में आपने बताया 17% की डिमांड, तो देखो बहुत अच्छी डिमांड हुई, पर प्रॉफिट कितने से बढ़ रहे हैं? खाली 4%। तो लोग क्या करते हैं ना, लोगों को थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि अरे यार मैंने टीटीके लिया हुआ है, ये चल नहीं रहा है। निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे आ गया, पर टीटीके नहीं आ रहा है। तो निफ्टी अकेला नहीं, निफ्टी एक लार्ज कैप है, और ये हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कई कंपनियां होगी जो फ्यूचर पोटेंशियल हो, जिसकी वजह से आपने मिड कैप स्मॉल कैप भी रखी होंगी। क्यों रखी होगी? हाई पोटेंशियल मान के, राइट? अब वहां पे अगर आप सोचो, निफ्टी का अगर हम देखें अभी, तो निफ्टी के प्रॉफिट टूटे नहीं है, पर 5-1% से खाली बढ़े हैं, 4-5% से, राइट? सेल्स निफ्टी की कंपनियों का 20% प्लस है, पर प्रॉफिट मैंने कितना बताया निफ्टी की कंपनियों का? खाली 4% से बढ़ा है। पर चलो बढ़ा है तो निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे आया है, पर क्या स्मॉल कैप और मिड कैप के प्रॉफिट बड़े होंगे? हर किसी नहीं। ये हिस्ट्री है, नियम है कि स्मॉल और मिड कैप के प्रॉफिट ज्यादा टूटते हैं, उनके मार्जिन ज्यादा श्रिंक होते हैं। तो अगर इस समय पे आपकी कुछ कंपनियां टूटी हुई है, करेक्शन में है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, कोई चिंता नहीं करने की, क्योंकि इनका अल्फा हाई रहेगा। जैसे ही आपका इन्फ्लेशन डाउन होगा, आप देखोगे टीटीके का प्रॉफिट 17% आएगा। सेल्स भले 17% है, टीटीके का प्रॉफिट 34% से बढ़ेगा अगले साल। तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसमें आप बाउंस भी देखोगे, राइट? तो जो लोग सिर्फ भाव देख के घबरा के इधर उधर हो जाते हैं, वो हो सकता है अच्छी कंपनियां ये समय बेच देंगे। ऐसा नहीं करने का। समझो कि हमने लिया क्या है, उम्मीद रखो जिससे जो उम्मीद रखनी है। टीटीके से मैं क्या उम्मीद रखूंगा? डिमांड अच्छी है, प्रॉफिट नहीं है, तो मैं उम्मीद ही नहीं करूंगा वो लाइफ टाइम हाई लगाए। कैसे कर सकता हूं, राइट? पर यस, इन्फ्लेशन डाउन आएगा, फिर मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि ये जबरदस्त फटेगा। उससे पहले मेरा काम क्या बनता है? एक्यूमुलेट करूं, बराबर है? मुझे डरने की तभी बात है जब डिमांड ना हो। अब ऐसी डिमांड हो, फिर मैं चिंता क्यों करूं? राइट भाई? राइट सर। या तो हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही टीटीके हो या दूसरी भी जो कंपनियां हैं जो भी प्रॉफिट से अफेक्टेड है, इन सब कंपनियों में हम जबरदस्त रिकवरी, ब्रेकआउट और रैली भी देखेंगे। नो नीड टू वरी एट ऑल। सो थैंक यू वेरी मच जैद भाई, आपको भी, और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन बताने के लिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओ, राइट? और मिलते हैं वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे। जय हिंद।